नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार स्वामी आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार हमसे जुड़े और लगातार वीडियो देख रहे हैं और लगातार जुड़े रहिए। हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्रमबद्धता से पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी आपके दोस्त, आपके जो भी साथ पढ़ने वाले हैं, उनको इसके बारे में पता चले, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का एक नया टॉपिक। 5वां चैप्टर अपना चल रहा है, आप यहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट पूछ रहे हैं कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो 5वें चैप्टर से आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है वो हम दोबारा आप लोगों को बोर्ड पे क्लियर करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए आज एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, तो इस पर आप विशेष ध्यान देना। करंट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, विद्युत धारा क्या होती है परिभाषा पढ़ ली। मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे चालक से मिलेंगे, ये ध्यान रख लेना। किससे मिलेंगे? चालक से, क्योंकि चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक अच्छा साधन है। वहां से हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हमें गति करवाना है। गति करवाने के लिए उनको धक्का देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने के लिए बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी और क्या करती है? बैटरी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगी, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, चालक में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब आज का जो पॉइंट है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है अपवहन या अपवाह वेग, ठीक है। अपवहन वेग, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अपवहन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है? देखो आपको पता है कि चालक में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ध्यान से समझना। चालक में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है। वो स्पीड क्या होगी, कैसे होगी, उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। आप थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे सपोज ये मैंने कोई चालक ले लिया, ठीक है, और इस चालक की जो लंबाई है वो मैं L ले लेता हूं। L लंबाई का ये चालक हो जाएगा। जैसे ये L लंबाई का एक चालक है। बात आ गई समझ में? इसका अनुप्रस्थ काट A मान लेता हूं। अनुप्रस्थ काट क्या होता है? जैसे ये चौक आपको दिखाई दे रही है, इसका ये जो आगे का ये गोल गोल जो भाग होता है ना, ये गोलाकार भाग, उसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो गोलाकार भाग होगा ना इसका, इस प्रकार, वो अनुप्रस्थ काट होगा। अब ये अनुप्रस्थ काट इसका मैंने मान लिया। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन आपको पता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये चालक अपनी मुक्त अवस्था में रखा हुआ है, तो मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को। और जब यादृच्छिक गति होती है उसमें इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करते रहते हैं, तो उस दौरान कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। बैटरी के बारे में बताया था ना मैंने लास्ट वीडियो में। लगातार वीडियो देखते रहिए आप लोग, ठीक है। लगातार देखोगे फिजिक्स आसान हो जाएगी। आई बात समझ में? अब मैं यहां पर इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। ये लो, ये मैंने एक बैटरी जोड़ दी। ये बैटरी का चिन्ह होता है ना, ठीक है। अब बैटरी क्या करती है? अब बैटरी जैसे ये प्लस टर्म्स है तो ये प्लस की तरह काम करता है, ये भाग, और ये माइनस है तो ये माइनस की तरह काम करेगा, ये भाग इस साइड वाला, ठीक है। और इस चालक छड़ को मैं नाम दे देता हूं एक्स वाई। इसको नाम दे दिया मैंने, इस चालक को एक्स वाई नाम दे दिया, ठीक। मुझे तो बात करनी है इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की। देखो इलेक्ट्रॉन की जब हम संरचना के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं, मैंने इसमें भी बताया था और दोबारा रिपीट कर देता हूं, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को छोड़कर अलग होते हैं, परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर अलग होते हैं तो परमाणु धनावेशित हिस्सा रह जाता है।
और इलेक्ट्रॉन उस चालक की बाउंड्री में फ्री घूमता रहता है, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो परमाणु बच गया ना, धनावेशित परमाणु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उससे अलग हो गया, और जो धनावेशित परमाणु बच गया, जैसे मैं यहां इसका डायग्राम बना देता हूं एक बार। जैसे सपोज करो ये परमाणु था, इस परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया बाह्य कक्षा वाला, ठीक है। ये बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही परमाणु से अलग होते हैं तो इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ गया तो ये जो पूरा परमाणु है ना, ये परमाणु था, ये परमाणु पॉजिटिव हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये धनावेशित परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री के भीतर मुक्त रूप से आगे पीछे चालक की सीमा के अंदर, कह दो चालक के अंदर मुक्त रूप से गति करता रहता है। यही बात यहां पर है, क्योंकि ये चालक ही तो लिया है मैंने। अब देखो क्या होने वाला है, ये मैंने एक बार एक रफली आपको डायग्राम बनाकर बताया यहां पर, कि जैसे सपोज करो यहां कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बता दिया, कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस माइनस सिरे से प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित मतलब इससे धक्का लगेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करता है, और प्लस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेगा। बात समझ में आ रही? जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेगा तो रास्ते में परमाणु के धनावेश आएंगे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप एक निश्चित डायरेक्शन में गति कराओगे तो ये परमाणु का धनावेश रास्ते में तो पड़ा है, ये आएगा। अब मैंने तो यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की है, ऐसे तो बहुत सारे असंख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के भीतर, और ये परमाणु भी होते हैं। और ये परमाणु कैसा होता है, धनावेशित परमाणु होता है। कैसा परमाणु होता है, धनावेशित परमाणु होता है। कैसे आता है ये मैंने बता दिया आप लोगों को, कि ये वो परमाणु है जिसका बाह्य कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो गया, तो ये परमाणु धनावेशित बच गया। ये केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं हम लोग इस जो इनके बारे में, तो ये साधारण सी बात है। तो ये जो धनावेशित परमाणु है, ये रास्ते में आएगा किसके, इस इलेक्ट्रॉन के। क्यों आएगा, क्योंकि मैं अब इस इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन में गति करा रहा हूं। जैसे ये धनावेशित परमाणु इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उन धनावेशों से टकराएगा, उस परमाणु से टकराएगा। जैसे ही टकराएगा, टकराते ही उसका मतलब जो डायरेक्शन है गति करने की, वो डायरेक्शन बदल जाएगी। बात आई समझ में? इस प्रकार ये टकराएगा, फिर यहां पर मानो सपोज करो कोई दूसरा परमाणु आ गया, फिर उससे दोबारा टकराएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर यहां से दोबारा टकराएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर यहां से दोबारा टकराएगा, फिर इधर चला जाएगा। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में आने वाले धनावेशित परमाणुओं से टकराता हुआ ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, यहां से चला ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार इस तरफ जाएगा तो रास्ते में ये टकरा रहा है इन धनावेशित परमाणुओं से, तो टक्कर के दौरान इनकी स्पीड चेंज होगी, ठीक है। जब इनकी स्पीड चेंज होगी, वेग कम ज्यादा होगा। जैसे ये एक टक्कर बताई है मैंने यहां पर, फिर एक टक्कर यहां बताई है, ये एक टक्कर इसको माना है, एक टक्कर इसको माना है। तो जब टक्कर के दौरान इनका वेग बदलेगा, और जब वेग बदलता है तो मैं तो ये कहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक जब ये चलकर आया है, इस दौरान जब ये पूरा रास्ता इसने तय किया है, तो ये बार बार धनावेशित परमाणु से टकराया है, और जब ये धनावेशित परमाणु से टकराया है तो उसका वेग बदला है। और जब वेग लगातार बदल रहा है, क्या वेग एक जैसा है था क्या, x से y के बीच में नहीं था ना, एक जैसा वेग नहीं रहता। जब वेग चेंज होता है तो हम औसत लेते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक जो इसका औसत वेग होता है, इसका क्या होता है, औसत वेग होता है। उस औसत वेग को अपवहन वेग या अपवावेग कहते हैं, और vd से दर्शाते हैं। ये जो इसका औसत वेग होगा, इसको vd, पैरों में स्मॉल डी लिखते हैं, डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए है, vd से दर्शाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या औसत वेग कहलाता है। इसकी परिभाषा में लिखवाऊंगा अभी आपको। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉनों के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट स्टार्ट हो जाता है, यानी धारा प्रवाह शुरू हो जाता है,
ठीक है, ऐसा कब हुआ, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में कब गति करने लगे, जब आपने बाहर से बैटरी जोड़ी। बाहर से बैटरी जोड़ने का मतलब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है, बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया है, इलेक्ट्रॉन पर बैटरी द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। अब विद्युत क्षेत्र पहले चैप्टर में आता है, तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसके लिए आप पहला चैप्टर जरूर पढ़ें बच्चों। एक बार मैं ये चीजें यहाँ पर पूरी डिटेल से मैं नहीं ले रहा, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट जरूर आएंगे, उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। और मुझे पता है बच्चे लगातार देख भी रहे हैं वो वीडियो, उनके व्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, तो आप वो देखें और फिर आगे बढ़ते जाए, पूरा फायदा होने वाला है। तो ऐसा काम कब हुआ, जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, ध्यान देना। क्या लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धनायनों से टकराते हुए, जो पढ़ा है वो लिख दो, जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अपवहन वेग कहते हैं, और इसे वी से दर्शाते हैं। अब देखो एक निश्चित डायरेक्शन हो गई ना इसकी, इसलिए मैंने वेक्टर का चिन्ह लगाया। किससे दर्शाओगे, वी से दर्शाएंगे। बात आ रही है समझ में। अब परिभाषा एक बार दोबारा ध्यान देना आप लोग इस चीज पर। क्या लिखा है मैंने, बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी बैटरी लगाई है मैंने, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धनायनों से टकराते हुए जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अपवहन वेग कहते हैं, और इसे वी से दर्शाते हैं। यहां पर वेक्टर का चिन्ह लगाया मैंने, क्योंकि अपवहन वेग की एक निश्चित दिशा हो गई ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको अपवाह चाल लिख सकते हैं क्या इसको हम अपवाह चाल लिख सकते हैं क्या इसका नाम। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक दो किताब में मैंने भी पढ़ा है, वहां चाल भी नाम आता है, लेकिन मैं ये कहूंगा अपवाह चाल नाम न लिखकर आप अपवहन वेग ही नाम लिखना, ये ज्यादा उचित रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एक निश्चित डायरेक्शन हो गई, वो भी कौन सी, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। समझ में आ गई बात मेरी। ऋण सिरे से धन सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है, एक निश्चित डायरेक्शन होने की वजह से मैं इसको अपवहन वेग कहता हूं। और वेग और चाल में अंतर क्या होता है, अंतर इतना ही होता है, वेग और चाल के अंदर एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। तो ये जो अपवहन वेग है वो सदिश राशि है। समझ में आ गई बात मेरी। ये अपवहन वेग क्या है बच्चों, सदिश राशि। बात आई समझ में। ये अपवहन वेग का परिभाषा होगी अपवहन वेग की, और इसे वीडी से दर्शाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे इस अपवहन वेग का फॉर्मूला निकालना आपको बताऊंगा कि अपवहन वेग का सूत्र कैसे निकालेंगे। चलो इसके सूत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिर अपवहन वेग का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सूत्र निकालने के लिए अब आपको करना क्या है, अब आप ये जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन गति क्यों कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसलिए गति कर रहे हैं क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों पर आपने विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सदिश राशि होती है ना विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, फिर हम सूत्र इसका व्युत्पन्न करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब लगातार संपर्क में आए हैं और नए अपने चैनल से जुड़े हैं, तो उनको पहले
चैप्टर के बारे में ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पहला चैप्टर आप जरूर पढ़ना। हालांकि मैंने नोट्स पेपर पे करवाया है मैंने, लेकिन वो लगातार वीडियो आप जरूर देखो बच्चों, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेरा ये अनुरोध आपसे, अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है मैं बोर्ड पर क्लियर करवा दूंगा आपको, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम रिवीजन में आएंगे तो बोर्ड पर ये काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी अब जैसे आगे चैप्टर बढ़ रहे हैं तो थोड़े बहुत पॉइंट ऐसे हैं जो अपने को पीछे वाले चैप्टरों से उठाने पड़ेंगे, वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र के बारे में मैं बता देता हूं कि विद्युत क्षेत्र कहां उत्पन्न होगा। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं जो लगातार जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको तो पता है विद्युत क्षेत्र के बारे में, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये जैसे कोई चार्ज है, कोई आवेश है, एक आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र, अगर इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, इस एरिया में हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, जैसे मानो ये मेरा दूसरा चार्ज है जिसको मैं नाम देता हूं परीक्षण आवेश, यानी टेस्टिंग चार्ज है ये मेरा, इसको मैंने चेक करने के लिए यहां रखा है। जैसे ही मैं ये परीक्षण आवेश इस एरिया में लेके आऊंगा इस क्यू नोट को, तो ये क्यू नोट एक बल का अनुभव करता है। ये क्यू नोट क्या अनुभव करता है? एक बल का। इस क्यू नोट को एक धक्का लगता है अचानक। अब वो धक्का दो प्रकार से हो सकता है। एक धक्का तो वो होता है जिसमें अचानक किसी चीज को अपनी ओर खींचा जाता है, और एक धक्का वो होता है जिसमें उसको दूर हटाया जाता है। यानी इसमें ये धक्का लगता है, आप जैसे ही धक्का लगता है आप समझ जाओगे कि हम कहां प्रवेश कर चुके हैं? विद्युत क्षेत्र में। यानी हम इस क्यू के विद्युत क्षेत्र में इंटर हो चुके हैं। यह धक्का आकर्षण का भी हो सकता है, आकर्षण का होगा तो ये अंदर की ओर आएगा, और प्रतिकर्षण का होगा तो ये क्यू नोट कहां जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाऊं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर अगर बल का अनुभव होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाना कि हम वो क्षेत्र, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात आ गई समझ में? जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि मानो एक गली है, उस गली में एक कुत्ता है, और वो कुत्ता बहुत खतरनाक है, भयंकर है वो। ठीक है, तो अगर हम उस गली में प्रवेश करते हैं, आई बात समझ में? तो जैसे ही हम उस गली में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही हमें एक बल का अनुभव होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस जो खतरनाक जानवर इस गली में है उसके क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। उसका जो मतलब जो डेंजर एरिया जिसे हम कहते हैं उसमें हम घुस चुके हैं। और आपको पता है जब हम उस डेंजर एरिया में चले जाएंगे तो हम पर बल लगेगा। बल मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण तो लगने का मतलब ये हो गया, या तो वो जो जानवर जो कुत्ता है वो हमें खींच लेगा, कहने का मतलब हमें पकड़ लेगा, और प्रतिकर्षण का मतलब हो गया हम वहां से भाग जाएंगे। तो वही बात यहां पर है कि ये क्यू नोट चार्ज है, इस पर या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। अगर आकर्षण लगेगा तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा, और प्रतिकर्षण होगा तो ये क्यू नोट यहां से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्षेत्र, ये क्षेत्र इस चार्ज का, इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और ये मैंने पहले चैप्टर में इसकी व्याख्या की है, आप समझना, और मैं थोड़ा साथ साथ बताता जाऊंगा क्योंकि अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सिलेबस करना है अपने को। ठीक है, तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। प्रत्येक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान रखना। ये चीज मैं यहां बता देता हूं क्योंकि आगे भी काम आएगी। आवेश कैसा भी हो, आवेश, वहां मैंने नोट भी करवाया है, आप जरूर देखो, पहला चैप्टर आप जरूर क्लियर करो। ठीक है, पहला दूसरा दोनों चैप्टर आप क्लियर करो। ठीक है, तो एक बार मैं ये टॉपिक यहाँ बीच में छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बातें अपने को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खास करके सभी बच्चों के लिए, जो नए कैंडिडेट है उनके लिए भी और जो लगातार जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। आवेश विद्युत क्षेत्र हमेशा उत्पन्न करेगा, आवेश विद्युत क्षेत्र हमेशा उत्पन्न करेगा। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है बच्चों, ये ध्यान दे लेना। आवेश विद्युत क्षेत्र हमेशा उत्पन्न करेगा
चाहे वो स्थिर भी हो, यानी चाहे वो आवेश एक जगह रखा हुआ हो या वो चार्ज गति कर रहा हो, चाहे कैसी भी पोजीशन हो, आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान रखना है ये चीज। अब बात यह आ जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है आवेश। अब मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 5वां 6ठा चैप्टर पढ़ने के बाद में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो चुंबक पर होगा। तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा उत्पन्न, अरे जहां आवेश का नाम आ गया ना तो दिमाग में एक बात बिठा लेना, विद्युत क्षेत्र तो है, पक्का है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, चुंबकीय क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा जब आवेश गतिशील हो। बात समझ में आ रही है? जब आवेश गतिशील हो तो ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये बात बतानी जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आवेश गतिशील है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो हमेशा ही उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र तो हमेशा ही उत्पन्न होता है, चाहे वो स्थिर हो चाहे गतिशील हो, विद्युत क्षेत्र तो हमेशा उत्पन्न होगा। और अगर गतिशील है तो गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, आप देखना पुराने पेपर उठाकर। और वैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको मैं बता देता हूं, साथ साथ मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा। प्रश्न यह आया था कि आवेश किस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो आवेश गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र तो होगा, इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब बात आती है गतिशील अवस्था की। ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकती है गतिशील अवस्था, एक तो नियत वेग से और एक जब वेग बदलता है यानी त्वरित गति होती है। ठीक है, तो अगर नियत वेग है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, और अगर त्वरित गति आवेश की तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, आवेश गति करेगा तो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे? दो। कौन कौन से? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक समान गति, असमान गति। अगर समान गति कर रहा है यानी नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? और अगर वेग बदल रहा है आवेश का वेग बदल रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र गति कर रहा है ना, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र प्लस तीसरी एक चीज और आ जाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, कब? जब आवेश लगातार वेग बदल रहा है उस आवेश का, तो तीन प्रकार की चीजें उत्पन्न होगी। मैं आपसे कहूंगा लगभग मेरे हिसाब से पार्ट तीसरा या चौथा पार्ट होगा पहले चैप्टर का, आप जरूर देखना। समझ में आ गई बात मेरी ये? तो मैं आज से आपसे यही उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर बल लगता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पे क्या लगेगा? इस पे बल लगेगा। उस बल का सूत्र ये होता है बच्चों, F बराबर QE। और ये बल किस पे लग रहा है? Q नोट पे लग रहा है, तो इसको ये लिखूंगा Q नोट। ये सूत्र याद रखना, उसी पहले चैप्टर में F बराबर Q नोट E, वो जरूर देखें आप लोग पहला चैप्टर। किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ये होता है। अगर ये धनावेश है तो यहां प्लस का चिन्ह लगा देना, और अगर ये ऋणावेश है, आवेश दो प्रकार के होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये ऋणावेश है तो ये लिख देना माइनस Q नोट E, ये ऋणावेश के लिए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, धनावेश पर बल ये होगा और ऋणावेश पर बल ये होगा विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब ये चीजें यहां काम में आने वाली है अपने को, इसलिए मैंने थोड़ी सी पहले चैप्टर की इस वीडियो में चर्चा कर दी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आई होगी, और इसको एक बार मैंने छोड़कर ये बातें आपको बताना थोड़ा उचित समझा है। और ये ध्यान रखना, अगर धनावेश पे बल लग रहा है तो देखो सदिश का नियम आप जानते हो, कक्षा 11 की बात है कि दो सदिश है, दोनों समान दिशा में है, अगर प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब दोनों की दिशा क्या है? समान है। यानी इस कंडीशन में समान दिशा होगी, मतलब जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में बल लगेगा। और यहां बल और विद्युत क्षेत्र की बात करूं, लेकिन चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। और जब सदिशों में माइनस का चिन्ह आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि बल
और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? विपरीत है। क्या दिशा है? विपरीत है। ध्यान रखना, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, नोट करना। धनावेश पर बल, धनावेश पर बल, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको ये बात समझाऊं, ध्यान देना। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा होती है प्लस से माइनस की ओर। तो ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, प्लस से माइनस की ओर। दिख गया आपको? अब बताओ, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या था? ऋणावेश। तो इस इलेक्ट्रॉन आवेश है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन पर भी ये विद्युत क्षेत्र क्या लगाएगा? बल लगाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है ना, तो ये बल इलेक्ट्रॉन पर, ये ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ये बल विद्युत क्षेत्र के अपोजिट लगेगा। तो एक बात बताओ मेरे को, यहां पर ये हमारा विद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस की ओर, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो बल लग रहा है ना इस इलेक्ट्रॉन पर, ये बल इसके अपोजिट ऐसे लगेगा। बात समझ में आ रही है? ये बल लग रहा है, इस बल के कारण ही हमारा ये इलेक्ट्रॉन है इसके अपोजिट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहा है। समझ में आई बात मेरी? तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बड़े वीडियो हो जाते हैं तो थोड़ी समस्या आती है, आप भी ज्यादा बोर हो जाते होंगे, लेकिन क्लास का संवेग बन जाता है तो हमें समय का ध्यान नहीं रहता, तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो आप कृपया करके नोट करते रहना। तो आज की इस कक्षा में हमने अपवन वेग के बारे में पढ़ा और कुछ विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने विशेष बातें आप लोगों को बताई है, ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और पहला चैप्टर मेरे कहने पर आप लोग जरूर पढ़ें, पहला और दूसरा दोनों चैप्टर आप लोग तसल्ली से क्लियर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर से ये इन बातों को साथ में लेता हुआ अपवन वेग का सूत्र स्थापित करूंगा। बच्चों ध्यान रख लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, नोट्स बनाना आपको, और ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को शेयर करना है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि हमारे प्रत्येक बच्चे के पास, चाहे वो जिसको मैं जानता हूं चाहे मैं नहीं जानता हूं, प्रत्येक वो बच्चा जो कक्षा 12 में पढ़ रहा है, अब वो बच्चा पढ़ाई शुरू कर दे। बच्चों, इन कक्षाओं से पूरा फायदा होने वाला है, मैं आपसे इतना कहूंगा। ठीक है, और इनको ज्वाइन रखो आप लोग, क्रमबद्धता से सिलेबस आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ये मैं कहता हूं आपसे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।